हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ रहे थे हम लोग और पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कंज्यूमर कौन होता है, किसको हम लोग कंज्यूमर मानते हैं, किसको हम लोग कंज्यूमर नहीं मानते। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या क्या लीगल प्रोटेक्शन देता है। और सबसे बड़ी चीज है क्लास इस चैप्टर के अंदर कि जो कंज्यूमर को राइट्स मिले हैं वो राइट्स कौन कौन से हैं, और आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी हैं। तो आपके पास यहाँ पे कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो कंज्यूमर को सिर्फ राइट्स नहीं देता, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है। आप एक कंज्यूमर हो, आपको प्रोटेक्शन करने के लिए एक्ट बनाया गया है, तो आपको बहुत सारे अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारी भी आपको दी गई है। तो सबसे पहला जो आपको मिला है, सबसे पहली जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि आपको जितने भी राइट्स मिले हैं आप उनका पालन करो। जैसे आपको राइट मिला है कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, तो आप कंप्लेन फाइल करो। आपको राइट मिला है कि आप प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो, तो आप प्रोडक्ट को चूज करो, ब्लाइंडली सेलर की बातों पे बिलीव ना करो। तो जितने भी राइट्स आपको मिले हैं आप उन राइट्स का पालन करो। दूसरा, कॉर्टियस कंज्यूमर, सावधान रहो। ब्लाइंडली सेलर के वर्ड्स पे बिलीव मत करो, सावधान रहो। कुछ अपना दिमाग भी लगा लो कि ये प्रोडक्ट मुझे इस रेट पे क्यों मिल रहा है, ये इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, और हर चीज की जानकारी लो, सोच समझ कर प्रोडक्ट खरीदो। फिलिंग कंप्लेन फॉर द रिड्रेसल, कंप्लेन फॉर द रिड्रेसल जेन्युइन ग्रीवेंसेस। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा सा भी नुकसान हुआ है, तुम सोच रहे हो यार 1,000 रुपए का ही तो है, 500 रुपए का ही तो नहीं, ये सेलर को आगे और फ्रॉड करने में हेल्प करता है। अगर आप कंप्लेन फाइल नहीं करोगे तो भैया आपको कंप्लेन फाइल करनी है, आप कंप्लेन फाइल करो। अगर आपको लग रहा है कि नुकसान हुआ है और आप करेक्ट हो, आपको कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, यानी कि यार देखो, आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना उसमें क्वालिटी मार्क्स वगैरह चेक कर लो कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्योरिटी क्या है, चेक कर लो। लाइक आप सोना खरीद रहे हो तो हॉलमार्क का ही प्रोडक्ट खरीदो, नहीं तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी सस्ता मिल जाएगा लेकिन बाद में पछताओगे, उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी। तो भैया क्वालिटी को देखो कि यार ये नहीं कि आप बहुत ही कोई घटिया सामान खरीद लो आप, तो आप क्वालिटी कम से कम, आप थोड़ा बहुत क्वालिटी मेंटेन करो। ओके। अगला क्या है, डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है ड्रामेटिक वे में सिर्फ सेल्स को इन्हांस करने के लिए, रियल लाइफ में उसका कोई लेना देना नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं क्लास, लाइक परफ्यूम के एडवर्टीजमेंट आते हैं, रेजर के एडवर्टीजमेंट आते हैं। इसके अलावा क्लास कोई पानी, एक पानी पीने के बाद ही पता नहीं कैसे इंसान स्ट्रांग हो जाता है, या बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स पीने के बाद बच्चे जो है वो एकदम पूरा कप उठा लेते हैं सीधे पीते ही, पता नहीं बिना, कैसे हो सकता है ये सब चीज़ें। तो यार आप एडवर्टाइजमेंट के पीछे मत भागो। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, जरूर बिल ले लो, पक्का बिल ले लो, तो कंप्लेन फाइल तभी कर पाओगे जब बिल होगा। बिल ही नहीं है तो आप कंप्लेन भी फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई प्रूफ ऑफ परचेज नहीं है, तो ये प्रूफ ऑफ परचेज होता है बिल। ओके। दूसरी बात, रेस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, आप प्रोडक्ट वो खरीदो जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। लाइक सरकार ने प्लास्टिक को बैन कर दिया है तो वो चीज़ आप ना खरीदो। ओके। चलो हम एक एक करके कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन डेप्थ में, क्या आप इनसे नोट्स भी बना सकते हो अपने, इसीलिए आपको इतने बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है ताकि क्लास अपने खुद की नोट्स आप बनाओ। तो सबसे पहला, कंज्यूमर मस्ट एक्साइज इज राइट। तो भैया देखो, जो तुम्हें राइट मिले हैं तुम उनका पालन करो। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर इज ग्रांटेड वेरियस राइट, सच राइट जैसे सेफ्टी, चूज एक्सेट्रा, बट दीज राइट्स विल बी यूजफुल ओनली व्हेन द कंज्यूमर आर यूज इज राइट। भैया जो चीज तुम्हें मिली है तुम उसका यूज नहीं करोगे तो फायदा क्या उसका, तो भैया उसको यूज करो। दूसरा है कॉर्टियस कंज्यूमर, सावधान रहना चाहिए, स्मार्ट रहो, सावधान रहो। आप सावधान रहो, आप ऐसा नहीं कि कुछ भी सेलर ने बोल दिया और आप मान लो। एक्चुअली क्या, आजकल हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पहले यूट्यूब पे, गूगल पे काफ़ी रिसर्च करते हैं, तब जाके प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी है आपकी रिसर्च भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। कॉर्टियस कंज्यूमर, द कंज्यूमर शुड बी नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ द सेलर, ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी, प्राइस एटसेट्रा ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो यार कंज्यूमर जो है वो कॉर्टियस होना चाहिए, यानी कि फुल कॉशन रखो, सावधान रहो कि यार आपको जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है वो एक्चुअली क्या है, प्रोडक्ट की क्या फीचर है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइसिंग है, पहले से पता करो ताकि सेलर आपको पागल ना बना सके। फिलिंग कंप्लेन, भैया देखो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे सीधे, यानी कि जो गूगल करोगे ना इनका हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, या सीधे क्लास आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे कॉल करके भी अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर इग्नोर द लॉस ही सफर ऑन परचेज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, बट दिस एटीट्यूड इनकरेज द करप्ट बिजनेसमैन टू सप्लाई डिफेक्टिव गुड। अगर आप जो करप्ट है ना, वो लोग बिल्कुल इस चीज देखते हैं यार लोग कंप्लेन फाइल तो कर नहीं रहे, तो हम करते जाते हैं इसी चीज को, इसी काम को और बड़े लेवल पे करते हैं। आज 1,000 का चूना लगाया, कल को 10,000 का, कल को 1 लाख का चूना लगाएंगे। लेकिन अगर आप कंप्लेन फाइल करोगे,
अगर आप कंप्लेन फाइल करोगे क्लास तो फिर वो चूना नहीं लगा पाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं यार लोग तो, अब लोग जो है वो कंप्लेन फाइल कर देते हैं, अब ये चीज़ आसान नहीं है। तो भैया अगर आपको लग रहा है कि आपको नुकसान हुआ है, छोटी छोटी ग्रीवेंसेस के लिए भी आप कंप्लेन फाइल करो, ये नहीं कि छोटा है तो आप उसको छोड़ दो, तब भी कंप्लेन फाइल करो। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, जैसे ISI मार्क है, हॉल मार्क है, फ्रूड प्रोसेस ऑर्डर मार्क है, एग मार्क है, ये सारे मार्क जितने भी मार्क्स है ना क्लास, आप इनको देख के प्रोडक्ट खरीदो। द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ सबस्टैंडर्ड गुड्स, एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, मिलावट का सामान, डुप्लीकेट प्रोडक्ट कैन बी सॉल्व बाय कंज्यूमर हिमसेल्फ। यार इतना तो आप भी दिमाग लगा लोगे कि मिलावट का है, अच्छा है, नहीं है, सिंपल सी बात है। व्हाइल परचेजिंग गुड्स कंज्यूमर मस्ट लुक फॉर द क्वालिटी मार्क्स। ध्यान रखना क्लास, क्वालिटी मार्क्स पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्लास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे ISI मार्क होता है, एग मार्क होता है प्योर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, ओके, ISO सर्टिफिकेशन होता है, वूल मार्क होता है वुलन प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप इन सारे मार्क्स को चेक करो और चेक करके खरीदो, सिंपल सी बात है। छोटी छोटी प्रॉब्लम तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो कि आप, हाँ अभी प्रोडक्ट अब जिसमें मार्क है वो थोड़ा सा महंगा भी हो सकता है प्रोडक्ट, तो ये सोचो कि वो अच्छा भी तो है महंगे के साथ साथ, तो ये नहीं कि जो सस्ता मिल रहा है वही अच्छा है। अब देखो कि यार मार्क है तो मैं थोड़ा महंगा ज़्यादा प्राइस तो दूंगा मैं, लेकिन क्लास वही ना कि सस्ता जो है वो बार बार रोए, महंगा एक बार रोए, तो भैया आपको एक ही बार परेशानी होगी, नहीं तो यहाँ बार बार परेशानी होगी आपको। अगला है, do not carried away by advertisement. The advertisement often exaggerate the qualities or feature of the product. इतना होता नहीं है कुछ प्रोडक्ट में। The consumer should not carried away by towards कि यार एडवर्टीजमेंट में जो बोला है वो हो जाएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पे, अब ये यामिनी की तस्वीर देखो इधर की, ये उससे पहले की है, जैसे क्रीम लगाया तो एकदम ही अलग निखार आ गया। रियल लाइफ में इंसान जिंदगी भर क्रीम लगाता है बट कुछ शक्ल में चेंज ही नहीं आता। तो यार इस चीज़ में बिलीव मत क्या करो आप। अगला है इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। एक सीन लिया है नायक मूवी का, नायक मूवी आप सब लोगों ने देखी होगी, उसके अंदर क्लास CM बनते हैं, अनिल कपूर साहब एक दिन के CM बनते हैं। वो कहते हैं भैया पक्का बिल लो, कच्चा बिल मत लो। थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में आप कच्चा बिल ले लेते हो, वो इंसान टैक्स पे नहीं करता है, और टैक्स पे जब सरकार को नहीं करेगा तो वो पैसा क्लास वापस इकोनॉमी में, देखो टैक्स अगर आप देते हो है ना, अगर आप टैक्स देते हो तो ये सारा का सारा पैसा वापस आता है इकोनॉमी के अंदर। उसी पैसों से सड़क बनती है, बिजली फैसिलिटी, स्कूल हॉस्पिटल सब बनाए जाते हैं, सब्सिडीज दी जाती हैं, तो सरकार तक पहुंचेगा ही नहीं तो हम तक वापस कैसे आएगा। तो पक्का बिल लो, तो दुकानदार सब लोग बोल रहे भाई पक्का बिल दो, पक्का बिल दो, तो उससे काफ़ी ज़्यादा क्लास अफेक्ट पड़ेगा, तो आप पक्का बिल लो। दूसरी बात, आप कंप्लेन भी तभी फाइल कर सकते हो जब आपके पास पक्का बिल है, बिल ही नहीं है तो क्या कंप्लेन फाइल करोगे। टू फाइल अ कंप्लेन द कंज्यूमर नीड द एविडेंस ऑफ परचेज एंड कैश मेमो इज द प्रॉफिट, कैश मेमो इज द प्रॉफिट दैट कंज्यूमर हैज पेड। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट नहीं, प्रूफ है, कैश मेमो इज द प्रूफ, कैश मेमो प्रूफ है जो कंज्यूमर पे करता है सर्विसेज। अ सेलर इज बाउंड टू गिव अ कैश मेमो इवन इफ बायर डज नॉट आस्क फॉर इट। एक बात ध्यान रखना, सेलर खुद ही उसे कैश मेमो देगा, बिल देगा, भले ही बायर ने मांगा ना हो। तो सेलर ये नहीं कह सकता यार बायर ने तो बिल मांगा नहीं। भैया आप अगर कोई चीज बेच रहे हो तो सामान के साथ साथ बिल देना आपकी जिम्मेदारी है, और ग्राहक की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि भैया आप बिल मांगो, ठीक है, बिल लेके आओ। तो आप ये ध्यान रखना, बिल जरूर लेके आया करो। रेस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, अवॉइड वेस्ट लिटरिंग एंड क्लास कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन। तो यार देखो सीधी सी बात है, आप कोई भी चीज़ खरीदो जो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, यानी कि इन्वायरमेंट को आप डैमेज नहीं करो। आप कोई भी सामान ऐसा मत खरीदो जो आपके इन्वायरमेंट को डैमेज करेगा, जिसको बनाने में आपके इन्वायरमेंट को नुकसान किया गया हो। अल्टीमेटली हमारा इन्वायरमेंट है, हैबिटेट है, यहाँ हम रहते हैं, तो अगर हम आज इसको शॉर्ट टर्म में नुकसान पहुंचाएंगे तो लॉन्ग टर्म में हम या हमारी आगे की पीढ़ी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी और अर्थ भी अनसर्वाइवल हो जाएगा, राइट। तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप वो चीज़ खरीदो जो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। ओके चलो, कंज्यूमर राइट्स हमने पिछली क्लास में कर लिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कर लिया। अब फाइनली हम जिस टॉपिक पे आए हैं वो है क्लास 3 टियर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस मशीनरी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्लास सबसे पहला है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, दूसरा है स्टेट कमीशन, तीसरा है नेशनल कमीशन। और ध्यान रखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग इनके रूल पहले अलग थे, अब अलग है, तो आप इन रूल्स को ध्यान रखना। पहले की लिमिट्स अलग थी, 1986 के नियम कानून अलग थे, अब नियम कानून अलग है। 1986 में 1 लाख रुपए में पूरा का पूरा फ्लैट, पूरा का पूरा घर मिल जाता था, आज 1 लाख रुपए में आप एक फ़ोन खरीदते हो एप्पल का। ओके, यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट कमीशन इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर्स है। द प्रेसिडेंट कैन बी, तो कौन हो सकता है, रिटायर और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द कंप्लेन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज वर्थ ₹1 करोड़ और लेस। अगर तुम्हारे सामान की कीमत 1 करोड़ या उससे कम है, ध्यान समझना, 1 करोड़ या उससे कम,
वर्थ ₹1 करोड़, 1 करोड़ या 99,99,999 रुपए या ₹1 ही क्यों ना हो, तुम कंप्लेन कहाँ फाइल करोगे? डिस्ट्रिक्ट फॉरम में। अगर मेरे सामान की कीमत 20 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 99 लाख भी है, तब भी मैं कहाँ कंप्लेन फाइल करूंगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। कैन वी फाइल इन द एजेंसी? तो एजेंसी में कंप्लेन फाइल करोगे, एजेंसी आपका सामान लेगा, लैब में टेस्ट के लिए भेजेगा, टेस्ट भेजने के बाद उसकी रिपोर्ट जो आएगी उसके अकॉर्डिंग क्लास लेबोरेटरी रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट को जज पढ़ेगा, उसके बाद जज साहब जो है वो आपको डिसीजन सुनाएंगे कि भाई ये डिसीजन है, गलती आपकी है, सेलर की है, ये डिसीजन आपको दे देंगे। और अगर आप उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो, उनकी ज्यूरिडिक्शन से, उनके क्लास सेंटेंस से आप सेटिस्फाई नहीं हो, देन दे कैन फाइल एन अपील। तो आप चाहो तो आगे स्टेट कमीशन में जाके अपील फाइल कर सकते हो विद इन 45 डेज। आप 45 दिन के अंदर स्टेट कमीशन में जाके भी कंप्लेन फाइल कर सकते हो। यानी कि पहले मैं डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाऊंगा, वहां कंप्लेन फाइल करूंगा, मेरे सामान की कीमत 1 करोड़ या उससे कम है तो, और अगर मुझे लगता है कि यार कोर्ट ने जो जज ने डिसीजन सुनाया वो गलत है, वो मेरे खिलाफ है, जबकि मैं सही हूं बट यहाँ गलती हो गई है, तो तुम आगे चाहो तो उससे ऊपर की जो कोर्ट है स्टेट कोर्ट में जाके क्लास यहाँ पे डिसीजन 45 दिन के अंदर अंदर। अगर आप 2 महीने में जाओगे तो नहीं होगा, सुनवाई नहीं होगी। जनरली 45 डेज होता है, आप 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रूफ करो कि हाँ ये वैलिड रीजन था तो बात अलग है, बट जनरली देखो आपको जो पढ़ना है वो 45 डेज ही लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। रियल लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट, स्टेट कमीशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर। देखो स्टेट कमीशन के अंदर कौन कौन होता है क्लास? एक तो प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर होते हैं। वहां भी एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर था, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो रिटायर और वर्किंग जज ऑफ हाई कोर्ट। वहां पे कौन था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट। स्टेट में एक ही होता है हाई कोर्ट। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसे कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, सेम पहले की तरह। और कंप्लेन जो है यहाँ सामान की मोर देन 1 करोड़, तो यानी कि 1 करोड़ का सामान अगर है, कई बच्चे बोलते सर 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का है डिस्ट्रिक्ट में। 1 करोड़ 1 रुपए से लेकर मोर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़, 10 करोड़ से कम, कैन बी फाइल इन स्टेट कमीशन ऑन रिसीविंग द कंप्लेन द स्टेट कमीशन कॉन्टैक्ट। 10 करोड़ से कम यानी कि 9 करोड़ 99 लाख 99,999 ऐसा कुछ बनेगा ना, ठीक है। फिल बी फाइल इन स्टेट कमीशन रिसीविंग द कंप्लेन द स्टेट कमीशन कॉन्टैक्ट द पार्टी। स्टेट कमीशन क्या करेगा? आपके सामान को भेजेगा लेबोरेटरी में, ये टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके हिसाब से अग्रीव पार्टी मतलब जिसको नुकसान हुआ है, अग्रीव पार्टी मतलब जिसने कंप्लेन फाइल करी, जिसको दुख पहुंचा है, जिसको नुकसान हुआ है, अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, अगर उसके फेवर में है तो सेटिस्फाई तो हो ही जाएगा। अगर आपके फेवर में नहीं है, आप चाहते हो मूव ऑन करना, तो विद इन 30 डेज, वहां पे 45 डेज था, यहाँ 30 डेज के अंदर आप नेशनल कमीशन में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। 1 करोड़ तक का सामान, 1 करोड़ से लेस डिस्ट्रिक्ट में, 1 करोड़ 1 रुपए से लेके 9 करोड़ 99 लाख 99,999 तक क्लास आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो। फिर नेशनल कमीशन आ गया, तो मतलब वहां से उठ के आप नेशनल में आ सकते हो। अगर आप उनके जुरिडिक्शन से, उनके जो उन्होंने जो न्याय दिया है उससे आपको लगता है कि ये अन्याय है मेरे मेरे साथ, सेलर जो है वो जीत गया है, लेकिन सेलर की गलती है, गलती मेरी नहीं है, तो आप आगे आके फाइल कर सकते हो नेशनल कमीशन में। और नेशनल कमीशन क्या है? यहाँ पे एक प्रेसिडेंट, 4 मेंबर होता है, उसमें से एक वुमेन होना जरूरी है, ठीक है। जनरली बाकी सब में भी वुमेन होते ही हैं एक, और लेकिन यहाँ पे अपॉइंटेड स्टेट गवर्नमेंट नहीं करते, यहाँ पे अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो कंप्लेन है, कैन वी फाइल इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड्स ₹10 करोड़ ऑन रिसीविंग द कंप्लेन। 10 करोड़, वहां पे 10 करोड़ तक, यहाँ पे 10 करोड़ से ज्यादा का अगर है तो यहाँ पे आप कंप्लेन फाइल करोगे, यानी कि सीधा नेशनल कमीशन में फाइल कर दोगे अगर तुम्हारे सामान की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा अगर है तो। Who complain is filed and send the goods for testing if required। फिर वही है, आपको लैब में भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए, और विद इन 30 डेज अगर आपको लगता है कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो विद इन 30 डेज आप क्या कर सकते हो? आप उस 30 डेज के अंदर अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, पूरे इंडिया में एक ही कोर्ट है, आप चाहो तो क्लास सर्वोच्च न्यायालय देश के सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हो। यानी कि मेरा सामान मान लो 11 करोड़ का है, तो मैं सबसे पहले सीधा एंटर करूंगा नेशनल में। 10 करोड़ से ज्यादा में नेशनल कमीशन के अंदर आ जाते हैं, तो मैं नेशनल कमीशन के अंदर एंटर करूंगा, और नेशनल कमीशन ने अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, उनके न्याय से या उनकी ज्यूरिडिक्शन से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, तो मैं आगे कंप्लेन क्लास विद इन 30 डेज, 30 डेज ध्यान रखना। 30 पेपर में सब कुछ ठीक आएगा, बोलेगा विद इन 60 डेज, विद इन 50 डेज नहीं, 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर, बच्चे गलती कर बैठते, वो क्या है कि मेरा सामान 5 लाख का है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, ठीक है।
5 लाख का सामान है, मैं कहाँ जाऊँगा? डिस्ट्रिक्ट में। फिर डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे तो मैं कहाँ जाऊँगा? स्टेट में। फिर स्टेट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, मैं कहाँ जाऊँगा? नेशनल में। फिर मुझे नेशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ क्लास? एससी सुप्रीम कोर्ट। क्या जा सकता हूँ? तो आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही इंसान जा सकता है जिसकी सामान की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा हो। यानी जो पहली बात, देखो यार सीधी सी बात है, मैं मानता हूँ यार कि तुम सही हो, इन्होंने भी गलत बोला, इन्होंने भी गलत बोला, ये भी गलत बोल रहे हैं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई यहीं पे रुक जाना पड़ेगा, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा मेरे सामान की कीमत जो है वो 2 करोड़ है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? सबसे पहली बार स्टेट में जाऊँगा। स्टेट में मैं फिर डिस्ट्रिक्ट में क्यों जाऊँ? डिस्ट्रिक्ट में तो लिमिट है ना भैया, 1 करोड़ तक की लिमिट है। यहाँ पे मैं जाऊँगा स्टेट में। स्टेट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो नेशनल में। नेशनल से नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, नेशनल पे रुक जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक कोर्ट ने गलत सुनाया, दूसरे ने भी गलत सुना दिया, नहीं तो यही रुकना पड़ेगा। अच्छा अब मेरे सामान की कीमत है 15 करोड़ रुपए, तो मैं नेशनल में जाऊंगा और मुझे यहां से नहीं मिला सेटिस्फेक्शन तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन आपके पास एक ही है कि आपकी सामान की कीमत 10 करोड़ से ज़्यादा हो तो आप नेशनल में जाओगे, फिर सुप्रीम में जाओगे। लेकिन अगर आपके सामान की कीमत 10 करोड़ से कम की है ना, तो आप नहीं जा सकते। ध्यान रखना क्लास, यहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा का है तभी आप सुप्रीम कोर्ट तक लेके जा सकते हो। सामान की कीमत 10 करोड़ से कम है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक लेकर नहीं जा सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट भी हो गया, स्टेट भी हो गया, नेशनल, तीनों में लगभग कॉमन ही है हर चीज़। मेंबर का थोड़ा बहुत देख लेना बस, कौन अपॉइंट करता है, वहाँ स्टेट, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी मनी लिमिट, बस वही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। दीज आर द फॉलोइंग रेमेडीज। रेमेडी मतलब क्या है क्लास? उपचार। यानी कि अगर तुम्हें गलत सामान दिया गया तो तुम्हें ये सारी रेमेडीज मिलेंगी, तुम्हारे लिए ये सारे उपचार हैं। तो सबसे पहली रेमेडी क्या है? रिफंड, तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल जाएगा। दूसरा, कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड, तुम्हें जो भी लॉस हुआ है, तुम्हें जो भी इंजरी हुई है, तुम्हें उसका कॉम्पनसेशन मिलेगा। विड्रॉल ऑफ हैजर्डस गुड्स फ्रॉम मार्केट, देखो सामान का पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई भी कंपनी करेगी। और उन्होंने जो भी ये गलत सामान मार्केट में और बिछा रखा है, ये सारा सामान मार्केट से वापस आएगा। इवन आपका जो भी कॉस्ट लगा है, कोर्ट कचहरी में जो खर्चा लगा है, या इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो भी आपका नुकसान हुआ है, ये सब भी कंपनी भरेगी। ऑल्टरेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अगर आपने ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट दिया है जो मिसलीड है, जो गलत बताता है, जो कंज्यूमर को गुमराह करता है, ऐसी एडवर्टीजमेंट को बंद करोगे आप। और आप ये भी कहोगे कोर्ट से कि भैया हम आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगे। यानी ये जो अनफेयर प्रैक्टिस आपने इस कंज्यूमर के साथ की है, आगे वो किसी भी और कंज्यूमर के साथ ऐसा आप गलत नहीं करोगे। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। ओके, अच्छा कुछ मार्क्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। आईएसआई मार्क जो होता है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसके अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। आपका प्रोडक्ट कम से कम इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, कम से कम, इससे घटिया तो आप नहीं बनाओगे। तो उसको क्लास देखो, इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे आपके घर पे जो है इलेक्ट्रॉनिक आयरन होगा, प्रेस होगा या फिर और मशीनें होंगी, उनमें दिखता है आपको। एग मार्क ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटी एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, जो भी लाइव स्टॉक प्रोडक्ट है और एग्रीकल्चर जो पशु से प्रोडक्ट बनता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उनके लिए क्लास ये एग मार्क होता है। ठीक है, इसके अलावा BIS हॉलमार्क है। हॉलमार्क बेसिकली गोल्ड ज्वेलरी पे होता है, इस तरीके से बहुत छोटा सा हॉलमार्क होता है। तो आप कभी भी गोल्ड लो, अपने घर वालों से बोलो कि गोल्ड कभी भी लें, तो क्योंकि गोल्ड महंगा आता है ना, वहाँ पे फ्रॉड होगा, ज़्यादा नुकसान होगा आपको। तो हॉलमार्क वाला ही सोना लो जहाँ पे आपको बाद में 100% जो है वो एक्सचेंज मिल जाता है। वुल मार्क बेसिकली वुलन प्रोडक्ट के लिए होता है क्लास, यहाँ पे 100% प्योर, ये रहा वुल मार्क वुलन प्रोडक्ट के लिए। इसके अलावा इको मार्क होता है फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, तो ये इको मार्क होता है। कई बार बच्चे बोलते हैं FSSI होता है, तो क्लास ये लाइसेंस है जो रेस्टोरेंट ओनर होते हैं उनको लेना पड़ता है, फूड जो बनाते हैं उसके लिए। बाकी फ्रूट प्रोसेस ऑर्डर FPO मार्क होता है, ये भी फ्रूट प्रोडक्ट के लिए होता है। फूड या जो प्रोसेस फ्रूट, जैम हो गया, जैम्स हो गया, या फिर आप जो फ्रूट से बनती है ना और बहुत सारी चीज़ें, तो उन सब के लिए होता है फ्रूट प्रोसेस ऑर्डर, जो बेसिकली फ्रूट से बनाया जाता है, फ्रूट जैम वगैरह, उनके लिए FPO मार्क होता है, फ्रूट प्रोसेस ऑर्डर बोलते हैं इसको, FPO मार्क। तो ये सारे क्वालिटी मार्क है। तो जब भी आप प्रोडक्ट खरीदो तो आप देखो कि आपका प्रोडक्ट किस क्वालिटी मार्क के अंदर आता है, ये वाला मार्क उसके अंदर है कि नहीं। और उसके लिए क्लास आप निश्चिंत रहो, अगर क्वालिटी मार्क है तो वो अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, फिर आपको शायद नुकसान नहीं होगा। फिर भी गलत होता है तो क्लास आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। These are the list of some consumer organization and NGO। कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या? देखो यार, हमारे इंडिया में ना प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर हैं जिनको रियली में पता नहीं है कि यार उनको राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंप्लेन कैसे फाइल करें, उनको नहीं पता। तो ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, आप इनके पास अगर जाओगे ना तो ये तुम्हारा सारा काम करेंगे और तुम्हें जीत दिलाएंगे। एक्चुअली इनका काम ही यही है
कि जितने भी कंज्यूमर है, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है, जिनको प्रॉपर नहीं पता उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो उन तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का ही काम है। इनका काम ही यही है कि उन लोगों को मदद दिलाओ, उन लोगों को न्याय दिलाओ। ये समाज के कल्याण के लिए, भले समाज के भले के लिए ही बनाए जाते हैं। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल हो गया, दिल्ली में है। ये नहीं, बहुत सारे हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, वॉइस हो गया। कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता में है। नेशनल गाइडेंस सोसाइटी इन इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत, ऐसे और भी हैं। लेकिन फिर भी इनकी तादाद कम है। इंडिया बहुत बड़ा है और कंज्यूमर को दिन ब दिन बहुत सारे नुकसान का नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कई बार दुकानदारों को फ्रॉड करते हुए। दुकानदार आपकी बात को नहीं मानते, दुकानदार मना कर देते हैं, हाँ आपने हमसे नहीं लिया सामान, या आपने खुद खराब करके दे दिया, जो भी चीज़ है। और कितना हैरेसमेंट, कितना टेंशन ग्राहक को होता है, पैसे भी दे, खराब सामान ही मिले तो बहुत लूटा सा फील होता है। तो अगर आप यहाँ जाते हो तो अब तो खैर ऑनलाइन, मैंने बताया नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है, यहीं पे जा सकते हो, या ऑनलाइन इनके पास जाके ये लोग भी आपकी पूरी मदद करेंगे। आपके खिलाफ कोर्ट में केस भी लड़ने को रेडी हो जाते हैं ये लोग, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के आपकी पूरी मदद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनका काम ही वही है। तो आप उनके पास जाओगे तो भी तो उनको काम मिलेगा, उनका काम ही यही है करने के लिए, राइट? क्योंकि वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो फंड उनको मिलता रहता है, डोनेशन, चैरिटी उनको मिलता रहता है, वो ये काम करते ही हैं। अब ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है? तो सबसे पहला रोल क्या है, ये जो एजुकेशन देते हैं विलेजर, आम जनता को, जिनको राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं होता, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ यार, आप एज अ कंज्यूमर गांव-गांव में जाके लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को बताना, गाइड करना। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे तो सिलेबस के अंदर इसलिए पढ़ रहे हो। लेकिन अब जो और गांव में लोग रहते हैं, जो पढ़ाई नहीं करते, या बड़े लोग हैं जो इनकी पढ़ाई की एज चली गई, उन लोगों को ये लोग क्लास जाके गाइड करते हैं। पब्लिक पीरियडिकल्स, जो पीरियडिकल्स मतलब न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उनमें लोग फोटोज वगैरह डालते हैं। उनमें भी, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको भी नहीं पता रहता है ना क्या क्या राइट। अब देखो, आप कॉमर्स में हो, तो आप पढ़ रहे हो, साइंस के बंदे से पूछो राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उसे नहीं पता होगा, तो उसे पढ़ना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर में अलग अलग जो मैगजीन्स हैं उसके अंदर क्लास ये डालते हैं कि कंज्यूमर की क्या क्या प्रॉब्लम है, केस स्टडी डालते हैं, क्या क्या रिलीफ अवेलेबल है आपको, कि आपको पता चलेगा तो क्या पता आप भी किसी और को बता दो, हेल्प कर दो। कैरिंग आउट क्लास कंपेरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर के प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी करते हैं क्लास। ये पहले से उसकी क्वालिटी वगैरह, ब्रांड वगैरह, हर चीज़ टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश करने से पहले हर चीज़ क्लास ये लोग कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनकरेज कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। कंज्यूमर को इनकरेज करते हैं, तुम दबना मत, तुम पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ हैं। कोर्ट कचहरी में प्रोसेस तो लंबा चलेगा, लेकिन तुम्हें जीत जरूर मिलेगी और तुम्हें फायदा होगा। इनकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एन एक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर। तो सेलर ने जो भी गलत किया है, आप उसके लिए पीछे मत हटो, आप उनको जरूर कंप्लेन फाइल करो। Providing legal assistance to consumers by way of providing legal advice etc. in seeking legal remedy. तो भैया लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस एक्सेट्रा, यानी क्लास कंज्यूमर को ये लीगल एडवाइस देते हैं कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, पूरा स्टेप मतलब पूरी तरह से गाइड करते हैं कंज्यूमर को उसको जीत दिलाने में। कंप्लेन भी फाइल करते हैं इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन केस ऑफ कंज्यूमर कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के बिहाफ में लोग कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेस ऑफ कंज्यूमर कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द विलेजर जनरल। देखो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों के बिहाफ में अकेले जाके कंप्लेन फाइल करते हैं। इवन ये लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भैया आप जो है, आपकी भी गलती है, आप क्वालिटी मार्क देखा करो, ISI मार्क, एक मार्क जो है, ये सब चीज़ देख के प्रोडक्ट को लिया करो। तो ये लोगों को यहाँ पे मोटिवेट भी करते हैं। ओके तो आई होप क्लास की ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक आप लोगों खत्म हो गया। और ये जो चैप्टर था आपका आखिरी चैप्टर था कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और इसके अंदर भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। इंपॉर्टेंट की बात करें तो राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, यही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है। तो आज फाइनली हम इस स्टेज पे हैं कि हमने बिजनेस स्टडीज़ का पूरा सिलेबस एंड कर लिया। अब आपने कितना किया है, मैंने पूरी प्लेलिस्ट मैंने लगा दी यहाँ पे, अकाउंट्स की और इको की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। मैंने बिजनेस स्टडीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसके अंदर कंप्लीट BST का सिलेबस है। इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करो अपने सारे दोस्तों में। अगर आप लगता है कि पूरे BST का कोर्स यहाँ पे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर ने A to Z अच्छे से कराया है,
तो प्लीज़ यार इसको शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताओ क्या वो कैसा लगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है आपके साथ तो वो भी मुझे शेयर करो, मैं ज़रूर क्लास पूरी कोशिश करूँगा आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास आगे हमारी पढ़ाई चलती जाएगी, अब केस स्टडीज़ आएगा, वन शॉट रिवीजन आएगा, प्रैक्टिस पेपर है ना, और कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे आपके सिलेबस में, सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट वगैरह, बहुत कुछ है करने के लिए। एक बार सिलेबस राउंड कर लो आप मेरे साथ और मुझे बताओ कितने बच्चों ने मेरे साथ साथ सिलेबस कंप्लीट किया है। कमेंट सेक्शन में वेट कर रहा हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।